नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं। विक्टर फ्रैंकल की अर्थ की तलाश में मनुष्य। जी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्शन है। जी बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के जो नाजी यातना शिविर थे, उनके भयानक अनुभवों से निकला हुआ एक दर्शन। हाँ, और हमारे पास इस किताब के कुछ खास विचारों का सार है, कुछ नोट्स हैं। जी। तो आज हमारा मकसद है कि फ्रैंकल के जो अनुभव रहे और उनकी जो थ्योरी है लोगोथेरेपी, उसे थोड़ा समझें। हाँ, कि कैसे उन्होंने ये पता लगाया कि इतनी मुश्किल, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन का अर्थ ढूंढा जा सकता है। यही तो सोचिए, ऐसी जगह जहां इंसानियत लगभग दम तोड़ चुकी हो, वहां जीने की कोई वजह खोजना, हम्म। यही इस किताब का दिल है ना। चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं उस बैकग्राउंड से। विक्टर फ्रैंकल वियना के जाने माने मनोचिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट। जी, अपने समय के काफी प्रसिद्ध थे वो। लेकिन फिर युद्ध हुआ और नाजियों ने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि वो यहूदी थे। और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया, ऑश्विट्ज जैसे कई कैंपों में। हाँ, और वहां के जो हालात थे, हमारे नोट्स कहते हैं अकल्पनीय क्रूरता। मतलब शब्दों में बताना भी मुश्किल है। बिल्कुल। जरा सोच कर देखिए, लगातार भूख, कड़ाके की ठंड जो हड्डियों तक महसूस हो, बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं, और हर रोज मौत का खौफ। लगातार अपमान और शारीरिक यातना जिसकी हम शायद कल्पना भी ना कर पाएं। नोट्स में तो साफ लिखा है कि लोगों के साथ सचमुच जानवरों जैसा सलूक होता था। उनकी पहचान छीन ली गई थी, वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह गए थे। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था, ये तो इंसान की आत्मा पर, उसके वजूद पर सीधा हमला था। सही बात है, गरिमा को कुचलने की कोशिश। बिल्कुल। और यहीं पर फ्रैंकल की जो नजर है, एक मनोचिकित्सक वाली, वो बहुत खास हो जाती है। हाँ, वो सिर्फ एक कैदी नहीं थे। नहीं, वो एक सजग ऑब्जर्वर भी थे। वो लगातार देख रहे थे, महसूस कर रहे थे कि इस चरम दबाव में, इस एक्सट्रीम प्रेशर में इंसान का मन कैसे रिएक्ट करता है। और क्या पाया उन्होंने? जो चीज़ उन्हें सबसे ज्यादा चौंका रही थी वो ये थी कि इस सारी हैवानियत के बीच भी कुछ लोग थे जो टूट नहीं रहे थे। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसे थे जिन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। अब सवाल ये था कि ये कैसे मुमकिन था। हाँ, यही सवाल उनके मन में घूम रहा होगा। उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया कि सिर्फ मतलब फिजिकली फिट होना ही काफी नहीं है। जी नहीं, जिंदा रहने के लिए कुछ और चाहिए था। कुछ और। और वो कुछ और क्या था? जैसा नोट्स में लिखा है, शायद उनका सबसे बड़ा सवाल यही बन गया था कि जिंदगी की मुश्किलों से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि जीने का कोई कारण है भी या नहीं। बिल्कुल। उन्होंने ये साफ साफ देखा, जिन कैदियों के पास जीने का कोई मकसद था, कोई वजह थी। वजह जैसे कि किसी अपने से दोबारा मिलने की उम्मीद हो, या कोई अधूरा काम जिसे वो पूरा करना चाहते थे, या कोई विचार जिसे दुनिया तक पहुंचाना था। अच्छा। हाँ, ऐसे लोग वो ज्यादातर टिके रहे। उनमें एक अलग तरह की ताकत थी। और जिनके पास कोई मकसद नहीं था, वो जल्दी हार मान लेते थे, मानसिक रूप से पहले और फिर शारीरिक रूप से भी। तो फ्रैंकल का निष्कर्ष जो हमारे नोट्स में भी है, वो यही था कि हमसे सब कुछ छीना जा सकता है, हमारी परिस्थितियां, हमारा सामान, सब कुछ, लेकिन एक चीज नहीं छीनी जा सकती। कौन सी चीज? वो है किसी भी हालात में अपना रवैया चुनने की आजादी, अपना रास्ता चुनने की आजादी। और शायद यही जीने का कारण ढूंढने से जुड़ा है। ये जो जीने का क्यों है, जिसे अंग्रेजी में वाई कहते हैं, ये इतना जरूरी क्यों था, इसे समझना होगा। हाँ, बताइए। ये सीधे सीधे जुड़ा है उससे जिसे आजकल हम साइकोलॉजिकल रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस मतलब मुश्किल हालात से लड़कर वापस खड़े होने की ताकत। जी हाँ, वही मानसिक मजबूती। फ्रैंकल ने पाया कि जो लोग वर्तमान की जो भयानक तकलीफ थी, उससे ध्यान हटाकर भविष्य की किसी तस्वीर पर फोकस कर पा रहे थे। जैसे किसी प्रियजन की याद या कोई सपना। हाँ बिल्कुल। या कोई अधूरा काम जो भी उनके लिए मायने रखता था, उस पर ध्यान लगाने से उन्हें एक अंदरूनी ताकत मिल रही थी। और वही ताकत उन्हें वो सब सहने में मदद कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें दर्द महसूस नहीं होता था। नहीं, दर्द तो होता ही होगा। दर्द तो भयानक था, लेकिन उन्हें उस दर्द को सहने की एक वजह मिल गई थी। अच्छा, एक वजह। हाँ, और वही वजह उन्हें पूरी तरह से बिखरने से, टूटने से बचा रही थी। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या ये बाकी मुमकिन है? मतलब जब इंसान उस हद तक टूट चुका हो, जहां हर पल मौत सामने हो, तब वो अपना नजरिया कैसे चुन सकता है?
भविष्य के बारे में कैसे सोच सकता है? देखिए, सवाल तो बिल्कुल जायज़ है और ये आसान तो कतई नहीं था। फ्रैंकल ने कभी नहीं कहा कि ये आसान था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये संभव था, मुमकिन था। शायद ये चुनाव हर पल होश में रहकर नहीं होता होगा, तो फिर कैसे? लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये क्षमता थी। ये शायद उन छोटी छोटी चीजों में दिखती थी, जैसे अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा किसी और ज्यादा भूखे साथी को दे देना, हाँ, या किसी उदास निराश साथी को बस तसल्ली के 2 शब्द कह देना। अच्छा, ये छोटे छोटे काम। हाँ, इन छोटे से लगने वाले कामों में भी एक चुनाव छिपा था, अपनी इंसानियत को बचाने का चुनाव। मतलब हालात को खुद पर पूरी तरह हावी ना होने देने का चुनाव। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कंट्रोल से बाहर क्यों ना हो, हमारी जो अंदरूनी दुनिया है, हमारा जो नजरिया है, उस पर कुछ हद तक हमारा कंट्रोल हमेशा रहता है। और इन्हीं अनुभवों ने, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस ने युद्ध के बाद फ्रैंकल को एक नई दिशा दी। जी हाँ, उन्होंने मनोविज्ञान की एक नई धारा शुरू की, जिसे उन्होंने नाम दिया लोगोथेरेपी। हाँ, लोगोस ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है अर्थ या मीनिंग। तो लोगोथेरेपी का जो सेंट्रल आइडिया है, जैसा हमारे नोट्स भी बताते हैं, वो उस समय के जो दूसरे मनोवैज्ञानिक विचार थे उनसे थोड़ा अलग था। कैसे अलग था? जैसे फ्रॉइड कहते थे कि इंसान की मूल प्रेरणा सुख की तलाश है, प्लेजर प्रिंसिपल। हाँ, प्लेजर प्रिंसिपल। और एडलर कहते थे शक्ति की तलाश है, पावर। बिल्कुल, लेकिन फ्रैंकल ने कहा नहीं, इंसान की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी जरूरत और प्रेरणा जो है वो जीवन में अर्थ की तलाश है, मीनिंग की तलाश। उन्होंने अक्सर नीचे के एक मशहूर कोट का जिक्र किया जो हमारे नोट्स में भी है। कौन सा? जिस व्यक्ति के पास जीने के लिए क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली कथन है और लोगोथेरेपी इसी बात पर जोर देती है कि ये जो अर्थ है ये हर किसी के लिए अलग होता है, यूनिक होता है। मतलब कोई एक रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रैंकल के अनुसार हम 3 मुख्य तरीकों से जीवन में अर्थ पा सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला, कुछ रचकर या कोई काम करके, जैसे अपना काम, कोई आर्ट बनाना, कुछ क्रिएट करना। ठीक है। दूसरा, किसी चीज का अनुभव करके या किसी व्यक्ति से प्रेम करके, जैसे प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना या किसी रिश्ते में गहरा जुड़ाव महसूस करना। और तीसरा? तीसरा शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे गहरा भी। वो है उस दुख के प्रति अपना नजरिया चुनकर जिसे बदला नहीं जा सकता। दुख के प्रति नजरिया? हाँ, जब हम दुख को, मतलब अनअवॉइडेबल सफरिंग को, साहस और गर्मा से सहते हैं, तो उस सहने में भी एक अर्थ मिल सकता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अर्थ कहीं बाहर से टपकेगा नहीं। इसे खोजना पड़ता है, इसे पहचानना पड़ता है और इसे अपनाना पड़ता है। ये एक एक्टिव चॉइस है। तो अगर हम फ्रैंकल के अनुभवों और लोगोथेरेपी से मिली सीखों को मतलब समेटने की कोशिश करें, तो पहली और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है नजरिए की ताकत। बिल्कुल। जैसा नोट्स में साफ लिखा है, परिस्थितियां नहीं, हमारा दृष्टिकोण मायने रखता है। हम बाहर क्या हो रहा है उसे हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे ये हम चुन सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत का एहसास है। एकदम सही। और ये सीधे जुड़ता है उस विचार से जिसे फ्रैंकल ने आखिरी स्वतंत्रता कहा है, द अल्टीमेट फ्रीडम। आखिरी स्वतंत्रता? हाँ, जब उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, उनकी आजादी, उनका प्रोफेशन, उनका परिवार, यहाँ तक कि उनके कपड़े और नाम भी। तब भी एक चीज थी जो कोई उनसे नहीं छीन सकता था। और वो थी ये चुनने की स्वतंत्रता कि वो इन सब के प्रति क्या रवैया अपनाएंगे। क्या वो हार मान लेंगे, नाउम्मीद हो जाएंगे, या फिर वो गरिमा और हौसले के साथ इन हालात का सामना करेंगे। ये चुनाव हमेशा उनके हाथ में था। हमेशा। ये इंसान की जो अदम्य इच्छा शक्ति है, जो इनडोमिटेबल स्पिरिट है, उसका सबसे बड़ा सबूत है। और इसी से जुड़ी दूसरी बड़ी सीख है अपने जीवन के उस यूनिक अर्थ की तलाश जो सिर्फ हमारे लिए है। हाँ, वो क्या चीज है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है? वो कौन सी जिम्मेदारी है, कौन सा रिश्ता है, कौन सा काम है जो हमारी जिंदगी को मायने देता है? फ्रैंकल का मानना था कि इसे खोजना बहुत जरूरी है। हाँ, और फिर वो मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी बात आती है कि दुख में भी अर्थ है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कोई दुख में अर्थ कैसे ढूंढ सकता है? देखिए,
फ्रैंकल का मतलब ये नहीं था कि दुख कोई अच्छी चीज है या हमें उसे ढूंढना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनका कहना था कि जब दुख को टाला ना जा सके, जब वो जीवन का हिस्सा बनी जाए, तो हम उसे सहते कैसे हैं, हम उसके प्रति नजरिया क्या अपनाते हैं, ये हमारे हाथ में है। अच्छा। अगर हम उस पीड़ा को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ सकें या उसे हिम्मत से सहना सीख लें, तो वो पीड़ा हमें तोड़ नहीं पाती, शायद हमें और मजबूत बना देती है। उसका अनुभव बदल जाता है। हाँ, अनुभव बदल जाता है। दर्द शायद उतना ही रहे, पर उसका जो बोझ है वो हल्का महसूस होने लगता है। ये बातें ये सिर्फ उन यातना शिविरों की एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए ही नहीं है, ये तो हमारी आम जिंदगी की जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, बिल्कुल, उनके लिए भी उतनी सच लगती है ना। हाँ, निराशा, नुकसान, मुश्किलें, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा हैं ही। निश्चित रूप से। ये सिद्धांत यूनिवर्सल है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मुश्किलों से, पीड़ा से या कभी-कभी अर्थहीनता के एहसास से गुजरते हैं। हाँ, ऐसा होता है। उस समय फ्रैंकल की ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। क्या चॉइस? हम हालातों के आगे घुटने टेक दें या हम अपना नजरिया बदलकर शायद उस मुश्किल में भी कोई सबक, कोई अर्थ ढूंढने की कोशिश करें। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जो अंदरूनी ताकत है वो बाहरी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो कुल मिलाकर हमारे नोट्स और इस किताब का जो सार निकलता है वो यही है कि जिंदगी आसान नहीं है, मुश्किलें हैं, दर्द है। हाँ, ये सच है। लेकिन जो चीज हमें इन सब के बावजूद खड़े रहने और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है वो है जीवन का कोई मकसद, कोई अर्थ। जी। और असली आजादी बाहरी हालातों में नहीं है, वो हमारे अंदर है। अंदर कहाँ? ये चुनने की आजादी कि हम किसी भी हालात को देखेंगे कैसे। जैसा कि नोट्स में कहा गया, असली आजादी ये है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, हम हमेशा ये चुन सकते हैं कि हम उन हालातों को कैसे देखेंगे। और किताब का जो अंतिम संदेश है, हम जैसा हमारी नोट्स में भी है, वो हमारी जो आम धारणा है ना, सुख और आराम वाली जिंदगी की, हाँ, कंफर्टेबल लाइफ, हाँ, उसको सीधी चुनौती देता है। वो कहता है, जीवन का असली मूल्य आराम और सुख में नहीं, बल्कि संघर्ष, जिम्मेदारी और उद्देश्य में है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये हमें रुककर सोचने पे मजबूर करता है। क्या वाकई एक अच्छी जिंदगी का मतलब सिर्फ खुश रहना और हर मुश्किल से बच निकलना है, या कुछ और? या फिर एक सार्थक जिंदगी, एक मीनिंगफुल लाइफ वो है जिसमें हम चुनौतियों का सामना करते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं और किसी उद्देश्य के लिए जीते हैं, भले ही उसमें तकलीफ क्यों ना हो। फ्रैंकल का अनुभव और उनका दर्शन तो दूसरी राह की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, वो शायद ज्यादा मुश्किल रास्ता है, पर शायद ज्यादा गहरा और ज्यादा अर्थपूर्ण भी। तो विक्टर फ्रैंकल के अनुभवों और अर्थ की तलाश में मनुष्य की इन विचारों से गुजरते हुए हमने देखा कि कैसे इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने की वजह ढूंढ सकता है, और कैसे अपना नजरिया चुनने की आजादी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, ये गरिमा और उद्देश्य के साथ जीने की कोशिश थी। और ये पूरी बातचीत मुझे लगता है एक बहुत जरूरी सवाल पर आके रुकती है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? अगर फ्रैंकल सही है और जीवन में अर्थ खोजना इतना ही जरूरी है, हाँ, तो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, हाँ, जहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन है, बिल्कुल, जहाँ हमारा ध्यान खींचने वाली हजारों चीजें हैं, जहाँ अक्सर बाहरी सफलता और आराम पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ऐसे में कोई अपने लिए उस व्यक्तिगत, उस गहरे अर्थ को कैसे खोज सकता है? और सिर्फ खोजे ही नहीं, हाँ, उसे बनाए कैसे रख सकता है, उसे थामे कैसे रख सकता है? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।